नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सुप्रीम कोर्ट के हाफ ईयरली डाइजेस्ट के वो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मेजर सेक्शंस जैसे सेक्शन 7, सेक्शन 13, 17A और 19 को समझने के लिए मस्ट नो है। यानी आज हम बेयर एक्ट नहीं, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे। जैसे कोर्ट ने हर सेक्शन को रियल लाइफ केसेस में इंटरप्रेट किया और किन रीजनिंग के बेसिस पर ऑफिसर्स को कन्विक्ट या एक्विट किया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का लेक्चर आपको एग्जाम के लिए भी स्ट्रॉन्ग करेगा और कोर्ट रूम के लिए भी स्मार्ट बनाएगा। मैं हूं एडवोकेट राहुल लखेरा और आप देख रहे हैं लॉ सुनो, जहां कानून को समझना आसान है। आज सबसे पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री चन्नाकेश केशवा एच टी। अब समझो इस केस में क्या निकल कर आया है। तो इस केस में इशू ये था कि क्या करप्शन केस रजिस्टर करने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है। तो इसका जो इशू था वो ये था कि करप्शन केस रजिस्टर करने से पहले क्या पीई मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है। तो इस पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो समझो। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी। क्या कहा कि पीई नॉट मैंडेटरी बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब मैंडेटरी नहीं है? बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर। अब ये जो एफआईआर रजिस्टर होगी किसके खिलाफ? अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करप्शन का क्रेडिबल मटेरियल है ना, विश्वसनीय सूत्र है, तो पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है बिना किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या वेरिफिकेशन के। अब आप बोलोगे कि ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है आखिर इसका पर्पस क्या होता है? तो देखो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो पर्पस होता है वो केवल यह जांचना होता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं। चलो समझो का पर्पस क्या है। भाई देखो, जो भी टर्म यूज होता है उसका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है। तो इसका जो पर्पस है वो सीधा सीधा क्या है कि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, या अपराध बनता है या नहीं बनता। तो हमेशा याद रखो कि यदि सोर्स रिपोर्ट जहां से भी अपन खबर मिली है सोर्स रिपोर्ट है या कंप्लेंट होगी, अगर आपने इसके साथ में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और उससे लगता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत रही है और एफआईआर जो होगी वो बिल्कुल वैलिड होगी। तो हमेशा तो याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि एफआईआर केवल इस बेस पे क्वाश नहीं की जाएगी कि पहले इंक्वायरी नहीं हुई। ठीक है, अगर प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है, ऐसे क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स क्रेडिबल एविडेंसेस हैं कि ऑफेंस किया गया है, तो विदाउट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईआर रजिस्टर की जा सकती। सीधी बात, एब्सेंस ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नॉट ग्राउंड कहे के लिए वॉश एफआईआर। तो जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट को नो इंक्वायरी नो केस का डिफेंस नहीं मिलेगा, मतलब अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को नो इंक्वायरी नो केस का डिफेंस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह जो जजमेंट है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मजबूती देता है। चलिए अब हम अगले केस की ओर चलते हैं। ये केस है रघुनाथ कंसरूपन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये भी देखो 2025 का मैटर है। यहाँ पर जो इशू था वो क्या था? अब यहाँ इशू ये था कि क्या करप्शन कन्विक्शन पर स्टे मिल सकता है? भाई करप्शन की सजा अगर हो गई है, कन्विक्शन हो गया है, तो क्या इस पर स्टे मिल सकता है? तो इस पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट शुड रेयरली स्टे कन्विक्शंस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन करप्शन केसेस। तो यह केस उस प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है कि कन्विक्शन स्टे करना जस्टिस के खिलाफ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टे ऑन करप्शन कन्विक्शन है ये कैसा होगा? रेयरली होगा, मतलब ना के बराबर। यह सोसाइटी के ट्रस्ट को कमजोर करता है। देखो, अगर ऐसे करप्शन कन्विक्शंस पर स्टे अगर मिलने लगा तो यह सोसाइटी के ट्रस्ट को कमजोर करेगा और करप्शन के खिलाफ डिटरेंस को खत्म कर देगा, सख्ती को खत्म कर देगा। देखो कर अब जैसे कि मैंने अभी कहा कि रेयरली, अब रेयरली का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ 0.1% तो चांसेस है कि मिलेगा। तो कन्विक्शन स्टे तभी हो सकता है जब कन्विक्शन इटसेल्फ प्राइमा फेसाई पर वर्स हो। कब मिलेगा? ओनली व्हेन कन्विक्शन इटसेल्फ प्राइमा फेसाई पर वर्स। मतलब अब समझोगे। देखो, यहाँ पर जो रूल आपको याद रखना है सबसे पहले ये कि
सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब कतई नहीं है कि सस्पेंशन है किसका, कन्विक्शन का। तो सीधी बात कि कन्विक्शन पर स्टे तभी मिलेगा जब या तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता हो कि जो कन्विक्शन है वो तर्क विरुद्ध है, तभी मिल सकता है, वरना कभी भी स्टे ऑन करप्शन केसेस नहीं मिले। तो यहाँ पर जो लॉ है वो आपको याद रख के चलना है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इज नॉट इक्वल्स टू सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। चलिए अगले केस की ओर बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है अमन भाटिया वर्सेस स्टेट टीएनसीटी ऑफ डेल्ही 2025। देखो यहाँ पर जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि स्टैम्प वेंडर था एक, उसने 10 रुपए के स्टाम्प पर 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। उस पर ब्राइब लेने का आरोप लग गया। देखो 2 रुपया में चलेगा ये क्या था। देखो स्टैम्प 10 रुपए की स्टैम्प पेपर पर क्या किया था, बेचारे ने 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया और उस पर लग गया क्या क्या आरोप, ये 2 रुपए की ये ब्राइब का आरोप लग गया। अब मुद्दा ये था कि क्या स्टैम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि पीसी एक्ट तो पब्लिक सर्वेंट पे लगता है। क्या स्टैम्प वेंडर पब्लिक सर्वेंट है, तो मुद्दा ये बना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ है, स्टैम्प वेंडर आर पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन, पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 2C(I) ऑफ पीसी एक्ट। एक चीज और याद रखना, पब्लिक सर्वेंट कहाँ दिया गया है, सेक्शन 2C में। बिकॉज दे परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी ऑफ सेलिंग स्टैम्प पेपर्स अंडर स्टेट ऑथराइजेशन। बट कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन डिमांड और एक्सेप्टेंस को प्रूफ नहीं कर पाया, तो ट्रैप एविडेंस अलोन सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पर एक मुद्दा और निकल कर आया, वो ये कि ज्यादातर पीसी एक्ट में डिमांड होती है, एक्सेप्टेंस होती है, रिकवरी होती है, ये सारी चीज़ों की बात की जाती है। तो कोर्ट ने साफ कहा कि ओनली ट्रैप एविडेंस नॉट सफिशिएंट। क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले आपको डिमांड दिखानी पड़ेगी, एक्सेप्टेंस दिखानी पड़ेगी। बिना डिमांड एंड एक्सेप्टेंस के केवल ट्रैप एविडेंस के आधार पर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो सीधी बात क्या हुई यहाँ पर कि डिमांड प्लस एक्सेप्टेंस बराबर है करप्शन के, लेकिन केवल मेयर रिकवरी, आपके पास से पैसा बस मिलने से आप गिल्टी नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जब इन्हीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ही उल्टा सीधा ट्रैप कर दिया। चलिए अगले केस पर हम चलते हैं, जो बात करेगा देवेंद्र कुमार बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी 2025 का मैटर है। अब यहाँ पर जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि ऑडिट इंस्पेक्टर ने ऑडिट करने के लिए ब्राइब मांगा। यहाँ पर जो ऑडिट इंस्पेक्टर था, डिमांड, इसने ब्राइब मांगा था। अब इसके साथ जो गया था, मतलब को एक्यूज्ड, ये पकड़ा गया। कैसे, ब्राइब लेते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर डिमांड इसकी ऑफ ब्राइब, अगर आपने डिमांड की है, वो बराबर है ऑफेंस अंडर सेक्शन 7। देखो भले ही यहाँ केवल डिमांड है, ना तो एक्सेप्टेंस है ना रिकवरी है, लेकिन अगर डिमांड है तो वो काफ़ी है सेक्शन 7 को आपके खिलाफ रजिस्टर करना। देखो इस केस में हुआ क्या था, ये ऑडिट इंस्पेक्टर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग इसने कोबोरेट्स डिमांड। तो ऐसे केसेस में क्या बेल मिलेगी, तो बेल इसमें नहीं मिलेगी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी एंटीसिपेटरी बेल इन केसेस इज, ऐसे ही है, एक्सेप्शनल है, नॉट द, मतलब अगर पीसी एक्ट में गए, सीधे अंदर गए, तो यहाँ पर सीधी बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि डिमांड इटसेल्फ खुद में ऐसी है, पनिशेबल है, भले ही एक्सेप्टेंस और रिकवरी ना हो, तब एक्चुअल एक्सेप्टेंस नॉट नेसेसरी ऑफेंस। तो करप्शन के केसेस में व्यक्ति की जो लिबर्टी है, इससे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट को देखा। चलिए अगले केस की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पांचवा केस है, वो है सीबीआई वर्सेस सतीश कुमार। ये भी बच्चों 2025 का मैटर है। इस पर जो इशू क्रिएट हुआ था वो ये था कि क्या सीबीआई को स्टेट की कंसेंट चाहिए जब एक्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। क्या इशू था, सीबीआई को क्या स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए व्हेन एक्यूज्ड कैसा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, नहीं चाहिए, सीधे पेल दो। मतलब सीबीआई का जो जुरिडिक्शन है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंटिन्यूज पोस्ट बाइफर्केशन एंड डज नॉट रिक्वायर फ्रेश कंसेंट फ्रॉम स्टेट। देखो सीधी बात क्या है जो आपके दिमाग में जानी चाहिए, तो सीबीआई का ज्यूरिडिक्शन है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये कैसा होगा, कंटिन्यूज
पोस्ट बाइफरकेशन का मतलब है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही मान लिया गया, भले ही फिर हमने उसकी ब्रांचेस उस ऑफिस की भले ही खोल दी हों, लेकिन रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर केस चलाने के लिए सीबीआई ऑथराइज्ड है ही। तो कंटिन्यूस पोस्ट बाइफरकेशन एंड डज नॉट रिक्वायर फ्रेश कंसेंट फ्रॉम कहाँ से, स्टेट से। मतलब जो पीसी एक्ट वो एक कैसा है, सेंट्रल लॉ है भाई। जब वो सेंट्रल लॉ है तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि क्या सीबीआई बिना स्टेट की कंसेंट के इन्वेस्टिगेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो सीधा बड़ा बड़ा उत्तर है हाँ, कर सकती है। चलिए अगले केस के ऊपर चलते हैं। जो बात है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरिकेश, ये है 2025 का मैटर, लाइफ लॉ। इस पर जो इशू क्रिएट किया गया था वो ये था कि क्या सैंक्शन ऑर्डर में प्रोसीजरल डिफेक्ट से प्रोसीडिंग्स वाइड हो जाएंगी। मुद्दा क्या है, देखो मुद्दा ये आया कि क्या जो सैंक्शन ऑर्डर होता है, क्या सैंक्शन ऑर्डर में एरर या डिफेक्ट या टेक्निकल डिफेक्ट से जो प्रोसीडिंग्स हैं क्या वो वॉइड हो जाएंगी। कि कई बार केसेस को डिले करने के लिए सैंक्शन ऑर्डर में कुछ टेक्निकल एरर्स या प्रोसीजरल डिफेक्ट्स को डिफेंस काउंसिल होते हैं, बहुत बड़ा चढ़ होता कुछ नहीं है, केवल केसेस में डिले होता है। तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया देखो, इसका जवाब है बड़ा बड़ा नो, कि अगर सैंक्शन ऑर्डर में छोटी मोटी प्रोसीजरल डिफेक्ट है या टेक्निकल एरर है तो इससे वो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग वॉइड नहीं हो जाएगी। सीधा रूल क्या है कि जो सेक्शन 19 ये कहता है टेक्निकल एरर इज टू फैटल। मुद्दा ये है कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन। भाई सैंक्शन ऑर्डर देने वाली जो अथॉरिटी है, सैंक्शन अथॉरिटी, उसकी कॉम्पिटेंसी मैटर करती है, इज मैटर ऑफ राइट। ये बेफिजूल की बातों का ये है, छोटी मोटी गलतियां हैं, प्रोसीडिंग वॉइड नहीं हो जाएगी। मुद्दा यहाँ ये आता है कि सैंक्शन देने वाली क्या सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो थी वो सैंक्शन ऑर्डर देने के लिए कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी, ये अपने ट्रायल की स्टेज पर एक एविडेंस मैटर बन सकता है। अगला केस हम जो डिस्कस करेंगे उसमें है दिलीप भाई नानू भाई संघानी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। दिलीप भाई नानू भाई स्टेट ऑफ गुजरात 5 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट। चलिए यहाँ पर जो इशू था वो ये था, क्या मिसयूज ऑफ पावर विदाउट डिमांड ऑफ ब्राइब करप्शन है। तो क्या आया था, पावर विदाउट ब्राइब। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं है, ठीक है। सीधी बात क्या है बेटा, हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि प्रूफ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब इज फाइन नॉन फॉर कन्विक्शन। आप कहोगे कि ये क्या लिख दिए, साइन हुआ नॉन, इसका मतलब आप सिंपल ये समझो, एसेंशियल विदाउट विच कन्विक्शन कैन नॉट बी हेल्ड। प्रूफ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब इज साइन क्वा नॉन फॉर कन्विक्शन। तो मीनिंग ये है कि अगर केवल फेवर दिखाया गया है, केवल फेवर दिखाया गया है पर ब्राइब का डिमांड एंड एक्सेप्टेंस प्रूफ नहीं हुआ तो करप्शन नहीं मानी जाएगी। तो मिसयूज ऑफ पोजीशन, यहाँ देखो बहुत बड़ी बात, मिसयूज ऑफ पोजीशन इज नॉट इक्वल्स टू ऑफेंस अंडर पीसी एक्ट अनलेस अनलेस ब्राइब प्रूफ्ड। चलिए अगले केस की ओर बढ़ते हैं हम, जो बात करेगा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी एन सुधाकर रेड्डी रेड्डी। ये भी बच्चों 2025 का मैटर है। तो यहाँ पर भी जो मैटर आया था सामने, जो इशू आया था वो ये था कि क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़रूरी है एफआईआर से पहले, कि एफआईआर से पहले क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़रूरी है, क्या सोर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो सकती है। दो मुद्दे आए, क्या एफआईआर से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़रूरी है, और दूसरा मुद्दा ये था कि क्या जो सोर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो सकती है। तो देखो जैसा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी नहीं है, सोर्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सफिशिएंट है अगर इफ इट डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या पीए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी इफ जो जानकारी मिल रही है है वो क्या डिस्क्लोज करती है, कॉग्निजेबल। तो सीधी बात यह है कि अगर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स इंफॉर्मेशन है, अगर उससे ऐसा दिख रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या प्राइमा फेसाई ऑफेंस बनता है, तो आप बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। ललिता कुमारी केस का जो डायरेक्शन था ना, वो यहाँ लागू हुआ है कि जो करप्शन केसेस हैं उनमें जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है ये मैंडेटरी नहीं है। चलिए अगले केस की ओर चलते हैं, पी लामन वर्सेस स्टेट। ये भी 2025 का मैटर
तो यहाँ पर जो इश्यू निकल कर आया था, ये था कि क्या वाइफ ऑफ मिनिस्टर को डिस्प्रोर्शनेट केस में अबेटमेंट के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है? बेटा, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो बँट गया था। क्योंकि हमारे जो जस्टिस धूलिया थे, उन्होंने तो कहा कि हाँ, गिल्टी, लेकिन जो जस्टिस हमारे अमानुल्लाह थे, उन्होंने कहा नहीं। अब देखो क्यों? इफ वाइफ नोइंगली हेल्प्स हस्बैंड होल्ड इल्लीगल एसेट अबेटमेंट अंडर सेक्शन 109 ऑफ आईपीसी प्लस 13(1)(e, मतलब अगर पत्नी को पता है कि हस्बैंड गलत तरीके से एसेट्स बटोर रहा है, तो भी अगर वो हेल्प करती है, तब तो वो अबेटमेंट में जाएगी। एक सुनो आईपीसी और 13(1)(e पीसी एक्ट का। देखो, इफ कौन, वाइफ कैसे नोइंगली क्या करती है, हेल्प करती है इसकी, हस्बैंड की, काय के लिए, होल्ड करने के लिए इल्लीगल असेट्स, तो आप ठोक दो इस पे अबेटमेंट का मुकदमा अंडर सेक्शन आईपीसी का 109 और पीसी एक्ट का 13(1)(e। तो यहाँ से क्या निकल कर आया? यहाँ से ये निकल कर आया कि जो क्लोज रिलेटिव होते हैं कैन बी लायबल अबेटमेंट इफ एक्टिव रोल, याद रखना ये। चलिए, आज का हमारा 10वां जजमेंट है निरंकर नाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी हमारा 2025 का मुकदमा। देखो, इस केस में निरंकर नाथ पांडे के ऊपर दर्ज जो एफआईआर थी, वो क्वाश कर दी गई थी। अब क्यों क्वाश की गई थी? एफआईआर वाज क्वाश्ड, है ना, बिकॉज देखो क्यों, यहाँ पर जो पत्नी की इनकम थी और इन्फ्लेशन को ना इग्नोर कर दिया गया था। कब? डीए मतलब डिस प्रपोर्शनेट असट के कैलकुलेशन में। तो सीधी बात क्या निकल कर आई कि जब भी कभी डिसप्रपोर्शनेट एसेट का केस चलेगा, तो इनकम ऑफ स्पाउस एज वेल एज द इन्फ्लेशन, इसको भी काउंट करना पड़ेगा। चलिए, आज का 11वां केस है विश्वजीत दास वर्सेस सीबीआई। विश्वजीत दास वर्सेस सीबीआई, ये भी हमारा 2025 का मैटर है, लाइव लॉ। अब यहाँ पर जो इशू क्रिएट हुआ था वो ये था कि क्या एलआईसी ऑफिसर्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, एलआईसी ऑफिसर्स, तो क्या ये पब्लिक सर्वेंट हैं? तो वो इस केस से ये निकल कर आया कि एलआईसी ऑफिसर्स जो हैं, वो हाँ पब्लिक सर्वेंट हैं अंडर सेक्शन 2C(3). तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एलआईसी ऑफिसर ने कहा कि नहीं भैया, मेरे पे पीसी एक्ट नहीं चलाओ, क्योंकि मैं पब्लिक सर्वेंट नहीं हूँ। केस में निकल कर आया कि नहीं बेटा, तुम भी पब्लिक सर्वेंट हो अंडर सेक्शन 2C(3) ऑफ द पीसी एक्ट। अब इसमें हुआ ये था कि इन्होंने फेक डेथ क्लेम बना दिया था। तो इनमें जो इनको कन्विक्शन हुई थी, तो उसको जस्टिफाई किया था हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, फेक डेथ क्लेम फ्रॉड। सीधी बात ये निकल कर आई है इस मैटर से या इस केस से कि एलआईसी ऑफिसर्स भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो एम्प्लॉइज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस लाइक एलआईसी आर पब्लिक सर्वेंट। चले, अगले मैटर पर आते हैं। पी शांति उगाजैंथी वर्सेस स्टेट 2025। अब तक आपने ये देखा कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, वो पब्लिक सर्वेंट्स पर तो लगता है। तो अब अगर नॉन पब्लिक सर्वेंट है, तो क्या उसे भी कन्विक्ट किया जा सकता है फॉर द अबेटमेंट? तो देखो, नॉन पब्लिक सर्वेंट कैन बी कन्विक्टेड फॉर अबेटिंग करप्शन अंडर सेक्शन 13(1)(e रेड विथ 109 आईपीसी। देखो, रिलेटिव्स और एसोसिएट्स हु होल्ड इलिसिट एसेट्स फॉर पब्लिक सर्वेंट, मतलब सीधा है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जितने भी भ्रष्ट होते हैं, ये अपने बाप दादा, भाई बहन, बीवी, बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज को लेते हैं। तो क्या वो अबेटर माने जाएंगे? तो हाँ भैया, माने जाएंगे। तो बच लो बेटा, अगर तुम्हारा कोई सगा संबंधी इतना हरामी है, तो बोला ये मेरे नाम पे मत कर भाई। चलिए, 13वें केस पर चलते हैं, स्टेट पी वर्सेस जी ईश्वरन। अब देखो, यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आया था, जो इशू निकला था, वो ये था कि क्या हाई कोर्ट प्री ट्रायल स्टेज में, कहाँ पर? प्री ट्रायल स्टेज में जो सैंक्शन की वैलिडिटी होती है, उसको डिसाइड कर सकती है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हाई कोर्ट को सियाना बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट कैन नॉट कंडक्ट मिनी ट्रायल। सीधी बात क्या है कि हाई कोर्ट कैन नॉट कंडक्ट मिनी ट्रायल। ये सब सेशन का काम है, ट्रायल ब्राई करना, वो भी कब? एट प्री ट्रायल स्टेज। तो मेन जो पॉइंट हमारे लिए निकल कर आया है वो ये है कि सैंक्शन वैलिड है या नहीं, ये बात कब डिसाइड की जाएगी? ड्यूरिंग द ट्रायल, नॉट एट द प्री ट्रायल स्टेज। मतलब सैंक्शन की जो वैलिडिटी है, ये डिसाइड होगी
ड्यूरिंग द ट्रायल, नॉट एट प्री ट्रायल स्टेज। चलिए अगला केस पर चलते हैं, जो है बी एस येदियुरप्पा वर्सेस ए आलम पाशा। यहाँ पर देखो सेक्शन 17A जो प्रायर अप्रूवल की बात कर रहा है। प्रायर अप्रूवल ये कब? इन्वेस्टिगेशन से पहले, है ना? इसका जो इशू है बेटा, ये अभी रेफर किया गया है, इस पर अभी डिसीजन नहीं आया शायद। रेफर टू लार्जर बेंच। इसको कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि जुडिशियल डिसिप्लिन रिक्वायर। तो जो सेक्शन 17A का जो इंटरप्रिटेशन है वो अभी पेंडिंग है ना? कहाँ पर? हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती, मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देखो इस पर क्या हुआ था कि जो ट्रैप विटनेस था वो हो गया था हॉस्टाइल, ठीक है, और जो डिमांड एंड एक्सेप्टेंस थी वो प्रूफ नहीं हो पाई। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दिया था मदन लाल को, है ना? देखो इस पर क्या है, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 20 अराइजेज ओनली व्हेन डिमांड एंड एक्सेप्टेंस बोथ आर प्रूव्ड। प्रिजम्पशन है अंडर सेक्शन 20 वो तभी लागू होगा जब डिमांड एंड एक्सेप्टेंस दोनों प्रूफ हों। अगले केस की ओर बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ लोकायुक्त पुलिस वर्सेस स्टेट ऑफ आयुक्त पुलिस नगर वर्सेस टी बी नागराज। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर यह है कि केवल रिकवरी ऑफ टेंटेड मनी इज नॉट, रिकवरी हुई प्लस डिमांड है प्लस एक्सेप्टेंस है, ये होती है कंप्लीट चेन, है ना? देखो इसमें से अगर एक भी लिंक मिस है तो सीधा क्या होगा? एक्विटल होगा। रिकवरी चाहिए, डिमांड चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, तभी बनेगी कंप्लीट चेन। एक भी लिंक टूटी, एक्विटल होगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आपके पास केवल टेंटेड मनी मिल जाए इससे कन्विक्शन प्रूफ नहीं होता। दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पिछले 6 महीने के जो पीसी एक्ट पर आए थे। तो कुर्सी पर बैठकर ईमानदारी छुपाना आसान है, लेकिन सच्चाई से सिस्टम को बचाना महान है। जो देश के पैसों का हिसाब ईमानदारी से रखता है वही असल में भारत का निर्माता इंसान है।